बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, और इसका हम आज ब्रीफली कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स को जानने से पहले कि इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या है और साइंस को अर्ली टाइम के अंदर क्या कहा जाता था। तो ये जिस तरीके से मैंने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट लिखे हैं, मैं ये लेक्चर टाइप्स के अंदर होते हैं, तो ये कोई आपके नोट्स नहीं है। होता क्या था कि 1800 के एंड तक और बिगिनिंग ऑफ 1900 के स्टार्ट तक ना, ये जो इल्म था इसको कहा जाता था नेचुरल फ़िलासफ़ी, मींस कुदरती फ़लसफ़ा। अच्छा, उस वक्त क्या था कि जब भी कोई बात की जाती थी, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता था, तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट की जो फैसिलिटीज़ थी वो हमारे पास मौजूद नहीं थी, लैब्स नहीं थी, तो उनको लॉजिकल रीज़निंग के थ्रू किसी बात को प्रूव किया जाता था। ठीक, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट शामिल नहीं होते थे। फिर उसके ऊपर एक बहस की जाती थी, जो एक साइंटिस्ट का ग्रुप्स होता था या जो फ़िलासफ़र होते थे वो उसके ऊपर बहस करते थे, और जो जिसकी ज़्यादा लॉजिक्स जो हैं वो बेहतर होती थी या दूसरों को वो कायल कर कन्विंस कर लेते थे, तो इसी तरीके से थ्योरीज़ बनाई जाती थी पहले। अब क्या है कि जो इंसान है, इंसान असल के अंदर क्या है, क्यूरियस है, मतलब उसमें क्यूरोसिटी ज़्यादा है, तजस्सुस, किसी चीज़ को जानना, उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्यूरोसिटी मतलब तजस्सुस होना। तो और ये चीज़ इंसान के अंदर, इंसान में शुरू से रही है। और फिर क्या हुआ, नेचुरल फ़िलासफ़ी के बाद, जब 1900 के बाद, तो फिर ये समझ लें कि नेचुरल फ़िलासफ़ी जो टर्न होगी किस चीज़ के अंदर, साइंस के अंदर। जो अच्छा, साइंस का वर्ड कैसे आया? साइंस वर्ड आया है सेंशिया से, और सेंशिया वर्ड है किसका? लैटिन वर्ड है, मींस लातीनी ज़बान का वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? सेंशिया की नॉलेज। अच्छा, ऐसा नॉलेज जो जिसमें क्यूरोसिटी हो, तजस्सुस हो। और इसी यही लफ्ज़ आगे चल के फिर जब ये अंग्रेज़ और इंग्लिश वगैरह लोग आए, तो इन लोगों ने फिर उसका नाम चेंज कर दिया, सेंशिया से इसका नाम बन गया साइंस। अब साइंस के अंदर क्या है कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व करके साथ लॉजिक्स और रीज़न्स तो वो अपनी जगह हैं ही, उसके साथ हम उसको एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। क्योंकि पहले जब बात लॉजिक्स और रीज़निंग के थ्रू हो रही थी, तो जो हमारी जो डिफरेंट किस्म की थ्योरीज़ थी वो यहीं तक थी, लॉजिक्स और रीज़निंग थी। अच्छा, जिन चीज़ों पे जो हमने चीज़ें इन्वेंट की या ऑब्ज़र्व की और उनको हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, और एक्सपेरिमेंट हमारा जो हाइपोथेसिस था उसके मुताबिक कामयाब हो गया, जो हमने नज़रिया बनाया था, और जिस चीज़ के बारे में लॉजिक्स दी गई थी, अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो वो फिर लॉ की सूरत इख्तियार कर लेता था। तो इससे क्या हुआ, साइंस में और नेचुरल फ़िलासफ़ी में क्या फ़र्क हो गया कि जो नेचुरल फ़िलासफ़ी थी उसके अंदर सिर्फ लॉजिक्स और रीज़निंग की बात हो रही थी, एक्सपेरिमेंट नहीं थे। साइंस में क्या हो गया, ऑब्ज़र्वेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी होने लगे। इससे क्या हुआ, वो जो थ्योरीज़ थी वो लॉज बन जाती थी, और लॉ ऐसी चीज़ है कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, साइंस का जो इल्म था ये बहुत वसी था, वास्ट था, इतना वास्ट था कि इसको मतलब कंबाइन करना या इसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल था कि तमाम नॉलेज को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। इसको फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर या दो इसके हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो क्या थे? फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस के अंदर कौन सी चीज़ों को शामिल कर दिया है? जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स शामिल थी, और दूसरी में क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया बायोलॉजिकल साइंस के अंदर लिविंग थिंग्स को, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, और जो चीज़ें मूव कर रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब को शामिल कर दिया किसमें? बायोलॉजिकल साइंस में। अच्छा, फ़िज़िकल साइंस में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि जानदार नहीं हैं, उन चीज़ों को शामिल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये दो ब्रांचेस बन गई,
अब क्या है कि फिज़िकल साइंस और बायोलॉजी, अच्छा बायोलॉजिकल साइंस को तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम उसको तो एक साइड पर रख देते हैं, हम बात करेंगे फिज़िकल साइंस की। अब क्या हुआ, फिज़िकल साइंस को मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी 5 बल्कि ब्रांचेस इससे भी और इसके भी ज़्यादा हैं, जो हम मेनली जो ब्रांचेज़ हैं मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने ये नोट की हुई हैं कि पहली तो इसकी ब्रांच बनी फ़िज़िक्स। अच्छा, फिज़िक्स के अंदर हम सिर्फ किसको स्टडी कर रहे थे, मैटर और एनर्जी को और उसके रिलेशन को। सेकंड इसकी इसमें डिस्ट्रीब्यूट जो उसको किया गया फिज़िकल साइंस को, वो केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं, इसके अंदर आप लोग स्टडी करते हैं रिएक्शंस को, केमिकल्स को, ठीक, इन सब चीज़ों को और इनकी केमिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। थर्ड था एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी से मतलब है कि ये जो स्पेस का जो नॉलेज है, स्पेस से रिलेटेड जितना भी नॉलेज था इस चीज़ को स्टडी किया जाता है, प्लैनेट्स वगैरह जितने भी हैं इन सबको एस्ट्रोनॉमी के अंदर। और नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच बनी या इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था इसके पार्ट के अंदर, वो था जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर हम जियोलॉजी में क्या करते हैं, आज से रिलेटेड जितना भी इल्म है इसको स्टडी किया जाता है किसमें, जियोलॉजी में, कि अर्थ कैसी है, अर्थ के अंदर लेयर्स कितनी हैं, फिर अर्थ में कौन सी जगह पे वाटर जो है वो कैसा है, कहाँ हैवी वाटर है, कहाँ लाइट वाटर है, कहाँ ऑयल है, कहाँ गैस है, कहाँ कोल है, ये सारी जो स्टडी आ जाती है वो किस में आ जाती है, जियोलॉजी के अंदर। और नेक्स्ट जो थी इसकी ब्रांच वो थी मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी से वेदर से रिलेटेड जितना भी इल्म नॉलेज जो है स्टडी किया जाता है वो मेट्रोलॉजी में। मेट्रोलॉजी में क्या किया जाता है, वेदर को स्टडी किया जाता है मेट्रोलॉजी में। अब अगर हम बात कर लें फ़िज़िक्स की, क्योंकि हमारा तो टॉपिक फ़िज़िक्स है, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, हम फिज़िक्स को ही लेके चलेंगे। फ़िज़िक्स के अंदर क्या हो रहा है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। अच्छा, ये क्या है, कह रहा है कि इसको स्टडी हम किसको करते हैं, मैटर को। अच्छा, मैटर क्या है, मैटर क्या होती है, ऐसी चीज़ जो जगह घेरे और वज़न हो उसका, ठीक है ना। मैं क्या हूँ, मैटर हूँ। टेबल क्या है, मैटर है। दीवार क्या है, मैटर है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। और एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से आपके अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट में काम करने की सलाहियत पैदा हो जाए। अच्छा, यहाँ बात हो रही है किसके, इनके रिलेशनशिप की, किसके, मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप। मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप आपस में क्या होगा, देखिए भाई, मैं क्या हूँ, मैटर। अच्छा, मैं वर्क कर रहा हूँ, इधर उधर काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे किस चीज़ से एनर्जी मिल रही है, ज़ाहिर सी बात है मुझे एनर्जी मेरे को रिक्वायर्ड है मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, फूड जो है खाता हूँ, फूड खाता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की वजह से मैं काम करता हूँ। अब क्या मैं हूँ क्या, मैटर, और कर रहा हूँ काम किस वजह से कर रहा हूँ, एनर्जी की वजह से। तो ये हम जो रिलेशन है एनर्जी और मैटर का, इसी रिलेशन को हम इसके इंटरएक्शन कहते हैं, इनका जो बाहमी ताल्लुक़ है। इसी से अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देख लें। अगर अब हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक आइस ले लूँ, ठीक है ना, आइस का एक सॉलिड छोटी सी एक वो ले लेता हूँ, इसकी जो पीस के लें, ठीक है। अगर हम उसको एनर्जी दें, मींस हीट उसको दें, तो क्या होगा, आइस चेंज हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। सॉलिड फॉर्म में थी, अब वो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी लिक्विड के अंदर। अच्छा, अगर हमने उसको और एनर्जी दी तो वो उसको लिक्विड से वो आस्ता आस्ता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी किसमें, गैस के अंदर, या स्टीम बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये देख रहे हैं कि हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी ज़्यादा मैटर की जो फॉर्म है वो जो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही हैं। और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो स्टीम से वो प्लाज्मा में चले जाएगा, आयोनाइज फॉर्म के अंदर चले जाएगा मैटर। आयोनाइज फॉर्म क्या होती है ये हम आगे चल के आपको इसकी ब्रांचेस के अंदर दोबारा से डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। तो ये क्या है, इसका इंटरएक्शन। अगर और एग्जांपल देख लें, अगर एक कार है, अगर हम कार को देखें, कार क्या है, एक मैटर है, ठीक है। पर हम देखते हैं कि मैटर तो है, पर ये रोडों के ऊपर कितनी तेज़ी के साथ आगे पीछे भाग रही हैं, तेज़ जा रही हैं, ये कैसे। इसका मतलब कोई ना कोई इसके साथ किसी ना किसी चीज़ का इस मैटर का रिलेशन है, तो ये मूव कर रही हैं। वो रिलेशन किसके साथ है इनका, किसके साथ, फ्यूल के साथ, ठीक है ना। हम गाड़ी में फ्यूल देते हैं, इसका मतलब हम उनको इसको एनर्जी देते हैं, और उसी एनर्जी के बिना पर ये मूव कर रही है,
ठीक है बेटा, ये क्या है, एक मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप। तो ये हम किस में ये स्टडी करेंगे, किस में, फिज़िक्स में। ये इसी को हम फिज़िक्स कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट आ जाएं तो क्योंकि हम तो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स की वजह से हमारे को बहुत सारे हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं कि हमारे जो काम है वो बहुत आसान हो गए। इसमें जो सबसे पहली जो इन्वेंशन, जो वैसे तो साइंस के अंदर व्हील को कहा जाता है, पर ये जब से ये पुली वगैरह का जो आया ना, पुली कहते हैं एक चीज़ को, अगर किसी हैवी चीज़ को उठाना हो तो हम पुली की मदद से उसकी हेल्प लेकर उस चीज़ को उठा सकते हैं। अगर इस चीज़ को आपने कभी ख़ास करके बॉयज़ ने ऑब्ज़र्व किया हो कि कभी देखा है कि खंभों पे इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं और उनको एक आदमी ऊपर खींच के ले जाता है। वो क्या होता है कि उसमें पुलिस लगी हुई होती हैं, पुलिस की मदद से एक आदमी, जितनी पुलिस ज़्यादा होंगी आपका एनर्जी उतनी ही कम लगेगी और आप ज़्यादा हैवी से हैवी लोड इजीली उठा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, फिर पुलिस में ये हमारे काम को जो है वो हमारे लिए आसान हो गया। और भी इसके बहुत सारे वर्क हैं पुलिस के, कि आप चिंचियों वगैरह में, गाड़ियों वगैरह में भी देखते हैं। गाड़ियों में तो खैर आपको कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, चिंची के अगर नीचे देखें तो 2 गरारियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बीच वाली गरारी जो है वो जस्ट लाइक ऐसे ये पुली है, अगर वो बीच वाली को हटा दिया जाए ना, उसको डायरेक्ट पिछली के साथ बांध दें तो ये वर्क नहीं करेगी। और देखें बीच में गरारी लगने से क्या हो रहा है कि वो जो है वो पूरी इतना छोटा सा एक मोटरसाइकिल पूरी इतनी बड़ी चिंची को, उसमें 7-8 सवारियाँ भी बैठी होती हैं और उनको आराम से इजीली खींच के ले जाता है, ठीक है ना। मतलब ये जो पुली है ना, ये क्या करती है, आप जितनी ज़्यादा पुलिस का बीच में इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ये लोड उठाने की सलाहियत इसमें बढ़ जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, हमारे को मिल रहा है। देख और क्या हो रहा, अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से साथ अब कितनी बड़ी फैसिलिटीज़ हमको लाइट के साथ मिल रही हैं और कितनी ज़िंदगी हमारी आसान हो गई है इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ। उसके बाद इसी इलेक्ट्रिसिटी से हमारे जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो जाए तो हम पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, या वो वर्क करना छोड़ गया है, या ख़राब हो गया, तो उसकी इतनी आदी होती हैं कि मतलब पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। फ़ौरन कहते हैं नहीं भी नहीं, इसका फ़ौरन से बंदोबस्त किया जाए। और उसके अलावा जितनी भी अप्लाइंसेस हम घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चाहे फ़ैन हो, चाहे आपके एयर कूलर हो, एयर कंडीशन हो, रेफ्रिजरेटर हो गया, या आयरन आपकी इस्त्री वगैरह हो गई, या कोई और जो घर में हम यूज़ कर रहे हैं ओवन वगैरह, किसी भी किस्म की जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो सब क्या है, इसी फिज़िक्स की बदौलत और इसी फिज़िक्स के लॉज के ऊपर वो वर्क कर रही हैं। ये सब हमारे आम यूज़ के अंदर हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाएं। ट्रांसपोर्टेशन से हमें कितनी सहूलत मिली हुई है, कार, ट्रक्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एट्सेट्रा वगैरह। अब कितना हम आसानी के साथ अपने सफ़र को मिनटों सेकंडों के अंदर तय कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी सबसे बड़ी जो सहूलत आजकल मिली हुई है वो क्या है, वो टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन जो मोबाइल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका इतना ज़्यादा हो गया कि इससे तो समझ लें फासले इतने ज़्यादा कम हो गए कि अब वो जो पहले ख़त लिखना और 15-20 दिनों के अंदर वेट करना, फिर वापस रिप्लाई आना, और अब तो क्या है कि अगर एक शख्स यहाँ बैठा है और दूसरा अमेरिका में हो तो हम आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठ के उसी वक्त फ़ौरन बात कर लेते हैं एक दूसरे के साथ देखते हुए इसको, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब फैसिलिटीज़ हैं किसकी वजह से, फिज़िक्स की बदौलत ही हैं, और इसकी टेलीकम्युनिकेशन इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, और इसके एडवांटेजेस बेटा और भी बहुत सारे होंगे, ये मेनली मैंने 2-3-4 पॉइंट लिखे थे डिस्कस करने के लिए। अब अगर इसके देखें डिसएडवांटेजेस, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी इंतहाई ख़तरनाक हैं। क्या, पहला तो जो है वो पॉइंट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। उसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट होने की वजह से जो फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगे और जो इसमें पोल्यूशन पैदा हुई, तो उसकी पोल्यूशन से उसकी क्या हुआ कि अब तक कहते हैं कि 100 सालों के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया है।
जो पहले जो एवरेज जो टेम्परेचर था हमारा अर्थ का, उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया है। अब कहने को तो ये हम कह देंगे कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कौन सा खास फ़र्क पड़ जाएगा, पर फ़र्क इतना पड़ेगा कि अगर क्या होगा कि हमको ये तो मालूम ही है कि हमारी अर्थ के ऊपर कितना पानी है, मतलब 3 हिस्से पानी है ना, 3 पार्ट्स जो है वो वाटर है, और सिर्फ एक ही हिस्सा ऐसा है जो खुश्की का है जिस पे हम रह रहे हैं। तो और उसके अलावा बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ़ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं बर्फ़ के साथ। अगर टेम्परेचर राइज़अप होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो जो ग्लेशियर जो बड़े बड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम तो पहले ही एक हिस्से में हैं, अगर वो ग्लेशियर भी मेल्ट होना शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, कि इसमें टेम्परेचर जो है वो जो है राइज़ अप हो रहा है, बढ़ रहा है। इस चीज़ को मेंटेन भी किया जा सकता है। किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ट्रीज़ जो दरख्त वगैरह लगाएं, तो अपनी एनवायरनमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड इसका आ जाए, सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है डेडली वेपन्स, जो वेपन्स जो बने हैं। अब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब और ये जितने भी हथियार वगैरह, गन्स वगैरह बनी हैं, और ये जो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं, जो एक ही बॉम्ब से हम 15-20 लोगों को आराम से मार सकते हैं, और ऐसे हादसे होते भी रहते हैं, मरते हैं। तो ये सब भी इस फिज़िक्स में ही आता है, और मतलब ये इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी इसका हो रहा है डेडली वेपन्स के साथ, जब ये वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास करके न्यूक्लियर और एटॉमिक बम जो बने हुए हैं, ये तो क्या ही ख़तरनाक हैं। ये जो हमने माजी में देखा कि ये जापान के जो 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जब इनको गिराया गया था, तो उन शहरों का वजूद ही ख़त्म हो गया था। वहाँ पे तमाम जो जितनी भी जानदार चीज़ें और बिल्डिंग्स और इतनी, ये सब ख़त्म हो गई थी, ख़त्म बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा इनके अंदर हीट होती है। तो ये डेडली वेपन्स जो हैं, डिसएडवांटेज है इसका बहुत बड़ा, बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा, तीसरा ये कि जब हमने जो एक्सीडेंट्स वगैरह के आप कह लें कि जब हमने ट्रांसपोर्ट को आसान हो गई हमारे लिए कि हम जल्दी से तेज़ी के साथ सफ़र करने लगे, तो उसके बाद फिर क्या, ज़ाहिर सी बात है उसका जो एक्सीडेंट का रेशो है वो भी बढ़ा। तो एक्सीडेंट भी ऐसे हों कि उसमें हमारी मतलब कई लोगों की जानें भी चले जाती हैं। तो किस वजह से होती हैं कि वो स्पीड की वजह से। तो एक तरफ अगर फ़ायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। एरोप्लेन है, हमें 1 घंटों के अंदर एक जगह से मतलब दूसरे मुल्क में जाना हो तो हम 1 घंटे 1.5 घंटे में शिफ्ट हो जाते हैं। पर अगर अल्लाह ना करे एरोप्लेन अगर क्रैश हो जाए तो उसके अंदर से फिर बचेगा कोई भी नहीं। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। तो ये चीज़ें क्या थी, ये छोटी छोटी जो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर, कि फ़िज़िक्स का ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम देखें इसकी ब्रांचेस को, फ़िज़िक्स क्या है, तो फिज़िक्स को ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है, साइंस की ब्रांच है, और क्या होता है कि इसमें होता क्या है, मैटर और एनर्जी के, मैटर को और एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनके इंटरेक्शन को, ठीक है ना, उनका आपस के अंदर भावनात्मक जो ताल्लुक़ है उसकी वजह, जो उसकी स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िक्स कहते हैं। इसकी जो पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या आ रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है ना। ब्रांच जो है मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की ब्रांच है, और इसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, मोशन को, हरकत को, ठीक है, और उसके वजूहात क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर मोशन को हम देखें तो मोशन कौन कौन सी होती है, फिर उसकी टाइप्स होती हैं, इसको हम डिटेल के अंदर हमारे आगे चैप्टर आएगा तो उसको हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। मोशन को फिलहाल ये मैंने कुछ 1-2 पॉइंट लिखे हैं कि लीनियर मोशन, जो स्ट्रेट मोशन होती हैं, सर्कुलर मोशन जो ये सर्कुलेट कर रही होती हैं एक ही जगह के ऊपर, मतलब घूम रही होती हैं, जिस तरह से अर्थ जो है हमारी रिवॉल्व कर रही है किसमें, सन के इर्द गिर्द, ये इसकी सर्कुलर मोशन है। और लीनियर मोशन जो स्ट्रेट मोशन होती हैं, बिल्कुल सीधी
रोड्स वगैरह के ऊपर जो भी जितनी भी ट्रैफिक जो मूव कर रही है ये सारी कौन सी है, लीनियर मोशन है। कर्व जो कर्व मीन्स मुड़ा हुआ, किसी जो इस तरह से मुड़ने की जो फॉर्म के अंदर मोशंस हो रही हैं, टर्न हो रही हैं, उनको स्टडी इसमें किया जाता है। और उसके टर्न की जो इसकी कर्व की जो मोशन है वो फॉर एग्जांपल ये जो आपका डोर है, डोर जो है डोर खुलता है तो ये कर्व के अंदर खुलता है ना, ये स्ट्रेट नहीं खुलता, ये एक तरफ से खोलोगे तो दूसरी तरफ जाएगा, ये ऐसे नहीं होता कि ये सीधा ही चला जाए। उसके बाद अच्छा उसके बाद इसमें कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ इसकी फोर्स है, फोर्स जब तक नहीं इसके अंदर अप्लाई की जाएगी तो मोशन पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ेक्ट्स में इससे क्या रहता है, आफ्टर मूविंग लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्ट लॉसेस इट्स एनर्जी। ज़ाहिर सी बात है जब फोर्स अप्लाई की जा रही होगी तो उसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट लॉन्ग टाइम तक बहुत देर तक काम करता रहेगा तो उसकी क्या होगी, एनर्जी भी लॉस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है ना, मैं एक मैटर हूँ, मैंने फूड खाया, एनर्जी ली, मेरे में काम करने की सलाहियत पैदा हुई। अब मैं काम करता रहूँगा तो फिर क्या होगा, जब दोपहर के 12-1-2 बजते हैं तो उस वक्त तो मेरी एनर्जी जो है वो काफ़ी लॉस हो चुकी होती है और फिर मुझे दोबारा से एनर्जी लेने की ज़रूरत होती है, मैं थोड़ा सा सुस्त हो जाऊँगा, ढीला पड़ जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या मोशन करेगा, ज़्यादा देर तक वर्क करेगा तो वो जो एनर्जी है उसकी लॉस होती है। आपको गाड़ी वगैरह ले लें या वो ले लें, अगर ज़्यादा देर चलती रहेगी ज़ाहिर सी बात है उसमें पेट्रोल कम हो जाएगा, दोबारा से हमें देना पड़ेगा, तो फ्यूल के ऊपर असर होता है इस तरीके से एनर्जी पे। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है हीट। हीट में क्या हो रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ हीट। हम हीट की जो नेचर है उसके मतलब स्टडी करते हैं, उसके मोड्स कौन कौन से हैं एंड इट्स इफेक्ट, और उसका इफेक्ट क्या क्या होते हैं। नेचर के अंदर क्या चीज़ होती है ये हमको मालूम है कि नेचर इसकी क्या है हीट की, कि वो हमेशा ट्रेवल करती है कहाँ से, हॉट टू कोल्ड। हॉट टू कोल्ड मतलब गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ वो ट्रेवल करती है, ये उसकी नेचर है। या आपने छोटी छोटी एग्जांपल पहले भी बहुत दफ़ा ऑब्जर्व की होंगी कि अगर एक रॉड को ले लें, एक तरफ उसकी हीट दें तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे वो रॉड जो है वो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगी, दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाएगी, मीन्स हीट जो है वो ट्रेवल करती है। और टू कोल्ड मोड इसके कौन कौन से हैं, कंडक्शंस मीन्स मेटल्स के अंदर क्या हो रही है, जो अच्छे कंडक्टर हैं, हीट कंडक्टर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जिसमें अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन हमारे जो एक ऐसा प्रोसेस है कि हीट राइज अप होगी और उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी कोल्ड एयर। फिर कोल्ड एयर जब हीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो दोबारा वो भी राइज अप हो जाएगी और उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी फिर कोल्ड एयर। तो ये राइज अप का मतलब ऊपर उठ जाना, ठीक है ना। हॉट एयर्स जो होती हैं वो लाइट होती हैं। अगर जब भी एयर लाइट होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइज अप होगी, और उस जैसी बात है जब राइज अप होगी तो नीचे एक स्पेस क्रिएट होगा। जब नीचे एक स्पेस क्रिएट होगा तो उसकी जगह पे कौन सी आ जाएंगी, कोल्ड एयर्स, ठीक है। ये इसका एक बहुत बड़ा एक नेचर का ये फिनोमिना है, और ये आंधी तूफान ये सारी चीज़ें इन कन्वेक्शन के अंदर बहुत अहम इसका रोल है। ये सारा प्रोसेस कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। इंशाल्लाह कभी इसको हमने क्लासेस हमारी अगर हम जब इस वेब भी स्टार्ट हो जाएंगी, इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगी, तो फिर हम इसको डिटेल के अंदर और इसको डिस्कस करेंगे। और मोड इसके तीसरा क्या है, रेडिएशन है। रेडिएशन क्या है, जो लाइट हमारे को बगैर विदाउट मीडियम हम तक ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल वो सन है, सन से जो लाइट आ रही है वो हम तक पहुंच रही है, ये क्या है, रेडिएशन से। अच्छा, इसके इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, इफेक्ट सिंपल सी बात है कि अगर सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट देंगे तो गैस में, गैस को और ज़्यादा करेंगे अगर हीट देंगे तो वो किस में, आयोनाइज्ड फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके इफेक्ट्स हैं। थर्ड जो इसकी ब्रांच है वो है साउंड। साउंड क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स की एप्लीकेशन और प्रोडक्शन है उसको हम स्टडी करते हैं। प्रोडक्शन में क्या आती है, वाइब्रेशन। जब एयर वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझसे क्या हो रहा है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो एयर्स को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एयर को जब मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो ये इसमें वाइब्रेशन पैदा हो रही है और ये एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो आप तक पहुँच रहा है। प्रॉपर्टीज़ में इसकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब एक पॉइंट से तमाम
जो जगह से साउंड का गुजरना है ना एक पॉइंट से, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा वेवलेंथ क्या होगी, जब वेव्स ट्रांसफ़र करती हैं तो वेव्स किस फॉर्म के अंदर होती हैं, ये जो छोटी सी मैंने एग्जांपल बनाई हुई ना ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। अब ये दो ऊपर वाली साइड को कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाली साइड को कहते हैं ट्रफ। अब बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको कहते हैं, दो क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है या दो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ये क्रस्ट, तो ये वेवलेंथ कहलाती है। अच्छा वेवलेंथ के बाद एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी मेन पोजीशन से जो इसकी हाइट है, इसकी वेव्स की मीन पोजीशन से, मीन सेंटर से लेके ऊपर तक का जो हाइट है या सेंटर से लेके नीचे तक, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी अगर आप देख लें कि वेव लेंथ का डिस्टेंस आपस में जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी, एम्पलीट्यूड जितनी ज़्यादा हाई होगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। एम्पलीट्यूड लो होगी इसका मतलब वेव लेंथ ज़्यादा होगी, वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर साउंड टिन हो जाता है, पतला हो जाता है और बारीक बारीक आवाज़ें आती हैं, और लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आवाज़ जो है वो मोटी आवाज़ आती है, ठीक है। और वेव लेंथ जो है वो डिस्टेंस, जो वेव लेंथ के जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, मीन्स बिटवीन टू क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है और एम्पलीट्यूड उसकी जो है वो कम हो जाती है। तो ये बेटा आज फ़िलहाल मैंने आपसे 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अंदर हम जो उसकी रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक कि बेटा कोई अगर क्यूरी हो तो उसको नोट डाउन करके रखें। इंशाल्लाह हम जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो कि जल्द हो जाएंगी तो फिर हम मज़ीद उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।